तो कोड हमेशा जेनेरिक रहना चाहिए। अब जेनेरिक मतलब कि चाहे एक मशीन हो, 2 मशीन हो, 3 मशीन हो, या कोई भी ओएस हो, क्या भी लाइसेंस हो, और कौन सी भी टूल्स या डिपेंडेंसी हो, ठीक है, वो उसको मतलब रेप्लिकेट कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टैंडर्ड तो हमें फॉलो करना ही होता है। रीजन बिहाइंड, चल मैं एक सिचुएशन लेता हूँ, ठीक है, तू मतलब तू एज ए डेवऑप्स है और एज ए डेवऑप्स उसको बोला गया पहली बार कि भाई हमें एक इन्वायरमेंट बनाना है, इन्वायरमेंट 1 जिसमें 2 मशीन होंगी, ठीक है, विथ ओएस लिनक्स एल मैंने बनाया, ठीक है। सेकेंड टाइम फिर तेरे को रिक्वेस्ट आई, अभी रिक्वेस्ट 1 थी, ये रिक्वेस्ट 2 हुई, इसमें फिर बोला गया एम 2 मशीन बनानी है विथ लिनक्स। तो तूने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन लिया कि भाई हरदम 2-2 बोल रहे हैं, चल मैं एक टेम्पलेट बना देता हूँ, ठीक है। अब जब भी हम इंफ्रा एज अ कोड की बात करते हैं, तो जो भी हम जिसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, वो स्क्रिप्ट नहीं होता है, वो एक टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट क्या होता है, एक जब हम अगर हम ऐसे बेसिक डेफिनेशन लें, बेसिक एकदम मतलब 6वीं क्लास के हिसाब से, टेम्पलेट क्या है, एक ऐसी चीज जिसको जो एक जनरल सिंटेक्स में होती है, ठीक है, उसको हम अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। रिज्यूमे का टेम्पलेट तू देखता है हर जगह, हाँ देखते हैं, जेनेरिक होता है, जेनेरिक होता है, उसमें तू अपनी डिटेल्स डालता है, तो इसीलिए हम उसको टेम्पलेट बोलते हैं। चाहे वो हम ओएस बना रहे हो, जब हम एएमआई की भी बात करते हैं तब वो टेम्पलेट होती है, इमेज बोलते हैं, ठीक है। कभी भी स्क्रिप्ट मत बोलना, स्क्रिप्ट दूसरी चीज होती है, स्क्रिप्ट ऐसा। तो तूने क्या किया, थर्ड रिक्वेस्ट के लिए एक टेम्पलेट बना के रखा था, टेम्पलेट 1, ठीक। अब वो टेम्पलेट 1 क्या किया, उसने सेम रिक्वेस्ट आई थी, भाई इसमें तेरे को टाइम लग रहा था सपोज 1 डे, ठीक है, इसमें 1 डे लगा। अब इस टेम्पलेट ने क्या किया, विद इन 30 मिनट्स तेरा काम करके दे दिया। अब भाई तेरा मैनेजर खुश, ठीक है, रिक्वेस्ट 4 भी इसी तरीके से गया, 30 मिनट्स हुआ और हर जगह तेरा नाम होने लग गया, ठीक है। अब डायरेक्टर को भी पता है, सबकी एक्सपेक्टेशन सेट है कि भाई 30 मिनट के अंदर हमें इन्वायरमेंट मिल जाता है। अब उनने बस तेरी सपोज एक 10वीं रिक्वेस्ट आई, जहां उन्होंने बोला भैया हमें 3 मशीन चाहिए, 2 लिनक्स चाहिए थे और 1 विंडोज चाहिए था। अब पेज फंस गया, क्यों, एक भोजड़ी के तुम्हारा तो हमेशा ऐसे था, तो तुमने क्या दिमाग लगाया, इसको तो टेम्पलेट से बना दिया और इसको मैनुअली बना दिया, ठीक है। तो तुम्हारा लेगा 1 डे और 30 मिनट, ठीक है, ये एनवायरनमेंट है। अब लोग थोड़ा सस्पिशियस हो गए, लेकिन उन्होंने सोचा छोड़ो रहने दो, ये सिंस विंडोज था पहला रिक्वायरमेंट था तो इसकी वजह से हुआ होगा। अब उन्होंने दूसरा रिक्वेस्ट दिया कि भाई हमें 3 मशीन फिर से चाहिए। अब इस टाइम तुमने क्या किया, तुमने ये सस्पेक्ट किया कि भाई आगे की भी रिक्वेस्ट सेम होगी, तो तुमने लिनक्स विंडोज बना के रख दिया, ठीक है। अब खेल यहाँ पर पलटा जब उसने कहा कि भाई लिनक्स विंडोज चाहिए। अब तुम्हारी स्क्रिप्ट काम ही नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारी प्रीवियस स्क्रिप्ट 2 लिनक्स की थी, नया टेम्पलेट वर्जन 2 जो तुमने बनाया था, यहाँ जो तुमने टेम्पलेट वर्जन 2 बनाया था वो 2 लिनक्स और 1 विंडोज सपोर्ट करता था। अब तो तुम्हारा कोई मैच नहीं हुआ, और ऊपर से एफर्ट बढ़ा हुआ है, इसमें तुमने ले लिए 3 दिन। लोगों का दिमाग सनकने लग गया, ठीक है। तो इससे एक तो पहली चीज क्रेडिबिलिटी जाती है, दूसरी चीज डिलीवरेबल इम्पैक्ट होता है। डिलीवरेबल मतलब जो तुम डिलीवर करते हो। डिलीवरेबल इम्पैक्ट होगा तो किस किस को इम्पैक्ट होगा, वो मैनेजर को इम्पैक्ट होता है और क्लाइंट को इम्पैक्ट होता है। क्यों, क्योंकि तो प्रीवियस एस्टिमेशन के हिसाब से तुम्हारा 30 मिनट में काम हो जाता है, 3 दिन क्यों लिया, या तो तुमने बकचोदी की है, ठीक है, तुमने कामचोरी की है, या तो तुमने कुछ गड़बड़ किया था पिछले वक्त, समझा। इसीलिए हमेशा जब भी हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं वी इंश्योर कि कोड जेनेरिक हो। कैसे, मैं बताता हूं। अब यहां तक जब तुमने टेम्पलेट बनाया था,
वो ऐसी एक स्टैंडर्ड था स्टैटिक, जिसको हम हार्ड कोडेड टेम्पलेट कहते हैं। हार्ड कोडेड मतलब जिसमें तुमने वैल्यूज पहले से डाली। अब जतिन एज अ डेवऑप्स आया, ठीक है, तेरे को रिप्लेस कर दिया कि तू 3 दिन में काम करता है, ठीक है। जतिन आया, उसको भी इंफ्रा एज अ कोड की नॉलेज थी, बस तुझसे ज्यादा थी, तो उसने अपना वर्जन बनाया टेम्पलेट 3, 1 और 2 तो बना ही था। उस टेम्पलेट के अंदर पैरामीटर्स जाते हैं, नंबर ऑफ मशीन, ओएस ऑफ ईच मशीन, और डिपेंडेंसीज, ठीक है, और ओएस लाइसेंस। तब अब जब जतिन के पास रिक्वेस्ट आई तो मे भी उसको पैरामीटर फिल करने में तुमसे ज्यादा टाइम लगा, लेकिन वो 30 मिनट और 32 मिनट के अंदर वो चीजें कर लेता है। क्यों? क्योंकि 2 मिनट में भी मान के चलो ये पैरामीटर फिल करने में लग जाता हो, लेकिन ये काम उसका, चाहे वो रिक्वेस्ट 1 थी चाहे वो रिक्वेस्ट 100, ठीक है, दोनों ही टाइम 32 मिनट के अंदर उसका काम हुआ, इफ ऑल गोज वेल, ठीक है। तो क्लाइंट की नजर में क्रेडिबिलिटी बनी टीम की, टीम के नजर में क्रेडिबिलिटी बनी डेवऑप्स पर्सन की, और तुम्हारी इंफ्रा एज अ कोड की टेम्पलेट की नॉलेज बिल्ड रही, ठीक है। इसीलिए हम लोग इंफ्रा एज अ कोड लेते हैं। अब इंफ्रा एज अ कोड लेते वक्त हमें क्या क्या क्राइटेरियाज याद रखने चाहिए। मतलब when we creating a template for a infra, what are the criteria which we need to ensure? अब क्रिएशन के वक्त क्या होगा? क्रिएशन ऑफ टेम्पलेट, ठीक है। कंपोनेंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है उसके अंदर? इफ वी टेकिंग एज एन एग्जांपल फॉर AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या क्या होगा? EC2, VPC, इलास्टिक IP, सबनेट, इंटरनेट गेटवे, नेट, सिक्योरिटी ग्रुप और रूट टेबल, ठीक है। अब ये तुम्हारी चीजें इन्वॉल्व है, ठीक। दूसरा मिनिमल आर्किटेक्चर। मिनिमल आर्किटेक्चर हम क्यों जानना चाहते हैं? मिनिमल आर्किटेक्चर मतलब होता क्या, पहले ये बता मेरे को। किसी भी चीज को करने के लिए सबसे भाई किसी भी चीज को नहीं, इसमें क्या मतलब है? जो हम लोग रिक्वायरमेंट बना रहे हैं उसका सबसे बेसिक नीड्स क्या है? हाँ, उसका सबसे बेसिक आर्किटेक्चर क्या है? एक मशीन के लिए उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, क्या क्या चीजें चाहिए होगी, और अगर वही चीज 2 मशीन में जाए तो क्या हम क्या क्या कंपोनेंट्स रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। मे बी ऐसा हो कि हमने, अब एक और गलती आएगी मैं बताऊंगा, वो सिनेरियो बताऊंगा, ठीक है। तो ये समझा? समझ। मिनिमल आर्किटेक्चर के बाद सीधे हम कोड करते हैं। कोड 2 ही टाइप में होता है अभी तक के स्टैंडर्ड में, ठीक है, जितने भी टूल्स हैं, या तो YAML और ठीक है, पाइथन अभी आ रहे हैं बीच बीच में, बट वो हमें अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएशन ऑफ टेम्पलेट। अब जब तेरे को रन करना होता है, ठीक है, तब क्या क्या चीजें याद रखनी होती हैं? रिक्वायरमेंट कितनी क्लियर है, कितने मशीन चाहिए, कितना कौन सा ओएस चाहिए, कौन सा VPC चाहिए, VPC का CIDR क्या होगा, इलास्टिक IP चाहिए कि नहीं चाहिए,
ठीक है, सबनेट कितने होंगे, इंटरनेट गेटवे चाहिए कि नहीं चाहिए, नेट गेटवे लगेगा कि नहीं लगेगा, सिक्योरिटी ग्रुप में रूल्स क्या होंगे और राउट टेबल में रूल्स क्या होंगे, राइट। ये रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए जब तुम रन कर रहे हो। और उसके बाद सर hit the command with parameters, बस इतना काम होता है, ठीक। ये होगी बेसिक हम लोग जो बोलते हैं। अब है क्या कि मैं सिनेरियो की बात कर रहा था, मिनिमल आर्किटेक्चर को हम किस मिनिमल आर्किटेक्चर कैसे बोलेंगे। तो सिनेरियो 1 अगेन राहुल एज ए डेवऑप्स था, उसने इस बार क्या हुआ फिर एक दूसरे प्रोजेक्ट में किया। अब पिछली गलती को देखते हुए इस बार ये बहुत ही वैसे इंट्रो एज अ कोड पूरा पढ़ के गया बंदा, ठीक है। इसने एक टेम्पलेट बनाया। अब वो टेम्पलेट क्या करता था, पहले मैं वो टेम्पलेट बताता हूँ, ठीक है। कोई मुझे बता राहुल तू मुझे बता सकता है इंटरनेट गेटवे वीपीसी पे लगता है कि सबनेट पे? इंटरनेट गेटवे, हाँ इंटरनेट गेटवे लगता है वीपीसी पे। पक्का? हाँ पक्का, कंफर्म। सबनेट पे क्यों नहीं लगता है? सबनेट पे क्यों नहीं लगता है? इंटरनेट गेटवे वीपीसी पे क्यों लगता है? नहीं, अगर तूने जब बोला वीपीसी पे लगता है तो सबनेट पे क्यों नहीं लगता? एक मिनट मुझे सोचने दो। वीपीसी पे लगाते हैं सबनेट पे। वीपीसी से हम लोग सबनेट कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए सबनेट से क्यों लगा? उसका नहीं भाई, थोड़ा सा इसका आंसर नहीं दे पाएंगे हम अभी। अच्छा हाँ, इंटरनेट पे गेटवे पे अगर हम इस पे लगा देंगे ना सबनेट पे, तो क्या कहते हैं वो जो प्राइवेट वाला है वो डायरेक्टली जा पाएगा उस पर। हम उस पर फिर क्या कहते हैं फ़ायदा क्या हुआ फिर, शायद। नहीं, ठीक है। सो क्या होता है कि इंटरनेट गेटवे वीपीसी पे लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अगर इंटरनेट गेटवे वीपीसी पे तो पहली चीज ये वीपीसी वुड टॉक टू इंटरनेट और एक्सटर्नल नेटवर्क्स, ठीक है। बट अगेन सबनेट्स को इंटरनेट गेटवे से टॉक करने के लिए राउट टेबल चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग इसी तरीके से वर्क करती है। आप बिना राउट टेबल के राउट डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सबनेट पे अगर तुम इंटरनेट गेटवे लगाने लग गए तो एक वीपीसी के अंदर 10 सबनेट भी हो सकते हैं, ठीक है। 10 सबनेट पे या तो तुम 10 इंटरनेट गेटवे लगाओ जो कि एक एडब्ल्यूएस रिसोर्स है, या हर सबनेट के अंदर जो भी राउट टेबल अटैच है, एक पब्लिक राउट टेबल तुमने बनाया होगा, उसको हर पब्लिक सबनेट से अटैच किया होगा, उस राउट टेबल के अंदर रूल डाल दिया, ठीक है। तो अब ये प्राइवेट सबनेट राउट टेबल क्योंकि इसका डिफाइन नहीं है इंटरनेट गेटवे से, ये नहीं यूज कर सकता, बट ये यूज कर सकता है क्योंकि इसका राउट टेबल डिफाइंड है इंटरनेट गेटवे के लिए, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं राहुल की होशियारी की बात कर रहा था। तो क्या हुआ कि उसने ये बना दिया इस तरीके, इसका एज अ कोड बना दिया। अब क्या करता था, इसका टेम्पलेट जब भी रन करता था ये चला देता था, ठीक है, जिसमें एक मशीन रहती थी और एक सबनेट ही रहता था। ये मैंने ऐसी बना दिया, एक सबनेट जो भी हमारे रूल्स हैं सारे लगे रहते थे। तो और ये पैरामीटर में लिनक्स लेता था, इसने बना दिया। ये चौड़ में बोला कि भाई मेरे पास भी अब बना हुआ है रीयूजेबल कंपोनेंट, कहीं पर भी रीयूज कर सकते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट आई, पहली रिक्वेस्ट आई तो भाई साहब का विद इन 10 मिनट्स रन करके दे दिया, वीपीसी क्रिएट, इंटरनेट गेटवे क्रिएट, जब स्क्रैच से क्रिएट करना हो, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकंड रिक्वेस्ट जब आई थी तब उसमें बोला गया भाई 2 मशीन चाहिए। तो इसने क्या सोचा कि मेरे पैरामीटर में नंबर ऑफ 2 मशीन्स को मैं 2 कर दूंगा, हो गया काम, ठीक है। उसने 2 किया,
तो क्या आउटपुट आया मैं बताता हूं। भाई साहब ने दो पूरा इंफ्रा ही खड़ा कर दिया, क्योंकि भाई साहब तो मिनिमल आर्किटेक्चर के हिसाब से चल रहे थे। उनका मिनिमल आर्किटेक्चर तो बन गया, लेकिन उस मिनिमल आर्किटेक्चर को एक्सटेंड कैसे करें वो उनको आता ही नहीं था। उनने मिनिमल आर्किटेक्चर को इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया कि दो ही इंफ्रा बन गए, समझे। सो जब भी आप मिनिमल आर्किटेक्चर बोलते हो, इसका मतलब एक है कि एक के लिए क्या होगा, लेकिन अगर एक से n नंबर तक जाएंगे तो क्या होगा वो भी हम देखते हैं, ठीक है। मतलब इस रूम में चलो एक बंदा रहेगा, बेस्ट सिचुएशन में तो रहेगा, लेकिन कितना और जा सकता है हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो फिर से राहुल को निकाल दिया गया उस प्रोजेक्ट से भी। फिर सिंस जतिन एक्सपर्टीज रखता था, जतिन को फिर एज अ डेवऑप्स में लाया गया। सिनेरियो नंबर 2, अब जतिन ने जो टेम्पलेट एज अ कोड बनाया वो क्या करता था, वो कुछ इस तरीके से काम करता था। उसके पास डिफाइन था भाई कितने सबनेट चाहिए तुमको, किस वीपीसी में चाहिए, एक सबनेट के अंदर कितनी मशीन चाहिए, ये सारी चीजें उसकी डिफाइन थी, ठीक है। तो जब भी इसको एक्सटेंड करने के लिए बोला कि आराम से एक्सटेंड कर सकता था, वेदर इट्स अ पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट। मशीन तो राहुल ने भी डिफाइन करी थी। हाँ, लेकिन मशीन की पैरामीटर उसने डिफाइन नहीं किए थे। उसने क्या डिफाइन किया था, एक आर्किटेक्चर पे नंबर ऑफ मशीन डिफाइन की थी। उसका स्कोप क्या था, ये था इंफ्रा 1 डॉट 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 एन। तो वो जब भी क्रिएट करता था इसी को, अच्छा हाँ, इंफ्रा बढ़ जाते थे, ठीक है ठीक है। ठीक है। उसने इसके नहीं देखा, उसने इसको देखा, उसने इसको मिनिमल आर्किटेक्चर माना, जबकि मिनिमल आर्किटेक्चर ये है तुम्हारा, समझा। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए बेनिफिट्स क्या है या वो क्या है, क्या बोलते हैं तुम्हारा, किस तरीके से डिफाइन करना चाहिए, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, तो ये सारा चीज नॉट इन अ वे जैसे मैंने बताया वो बताना जरूरी है, बट हर चीज ये चीजें इंक्लूड रहनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक और चीज होती है विच यू नीड टू बी वेरी क्लियर, सिक्योरिटी इन कॉस्ट। तुम्हारा आर्किटेक्चर है इंफ्रा एज अ कोड ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां से कोई सिक्योरिटी लूप होल। सिक्योरिटी लूप होल कैसे हो सकती है, तुमने मशीन के अंदर की सिक्योरिटी ग्रुप को 0.0.0 का एक्सेस दे रखा हो, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि तुमने जो सेंसिटिव मशीन्स हैं उनको पब्लिक सबनेट में रख दिया हो, ठीक है। ये सारी चीजें सिक्योरिटी ब्रीच करती हैं। वेरएस कॉस्ट ये हो सकता है कि यहाँ जहाँ पर m1 t2 डॉट मीडियम होना चाहिए तुमने t2 डॉट x लार्ज कर दिया। ये सारी कॉस्ट पैरामीटर्स या सिक्योरिटी पैरामीटर, जब ये टेम्पलेट रन होगा साला कॉस्ट बढ़ती जाएगी, समझे। अब मैंने ये बात की थी कि जहां पर ऐसा एप्लीकेशन जहां पर सिर्फ मशीन की जरूरत हो, ठीक है, बट आज की डेट में कभी भी मैंने सिंस टेक्नोलॉजी इतनी मूव कर रही है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ मशीन से ही काम हुआ हो।
वहां काम कैसे होता है? सो मैं लेता हूं एक कोई क्लाउड प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उसका फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है, ठीक है, क्यूइंग मैकेनिज्म है, और डेटाबेस है, ठीक है, मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है, और डेटा एनालिटिक्स के लिए ETL सिस्टम है, ठीक है। इस तरीके के प्रोडक्ट आजकल मिलते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड में मे बी आपको सिर्फ मशीन की जरूरत होती है कि जहां आपको मशीन होस्ट करना है, ठीक है, या तो कभी कभी लोग इसको आजकल AWS में एक फीचर है S3 का, AWS S3 स्टैटिक होस्टिंग, ठीक है, तो स्टैटिक होस्टिंग में वर्क करता है। नाउ बैकएंड कैन बी टू टाइप्स, माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथ, ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब माइक्रो सर्विसेज जो होते हैं वो दो टाइप से डिप्लॉय हो सकते हैं, या तो मशीन के थ्रू या तो डॉकर के थ्रू। बैकएंड खुद एक API है, बैकएंड मतलब होता है API, ठीक है, फ्रंट एंड मतलब होता है UI, ठीक है। अब API भी दो टेक्नोलॉजीज में हो सकते हैं, या तीन में, सॉरी, बहुत में हो सकते हैं एक्चुअली। मैं कुछ फेमस वालों के ले लेता हूँ, ठीक है, इनमें हो सकता है। ये आर्किटेक्चर टाइप होता है, ठीक है, माइक्रो सर्विसेज, मोनोलिथ। अब जो माइक्रो सर्विसेज होते हैं वो मशीन में हो सकती है, डॉकर में हो सकते हैं। मोनोलिथ भी सेम हो सकते हैं, बट डॉकर बहुत ही कम प्रेफर किया जाता है, मशीन पे उन लोग को डिप्लॉय किया जाता है, क्योंकि मोनोलिथ कभी भी इतना फ्लेक्सिबल रहा नहीं, ठीक है। क्यूइंग मैकेनिज्म, इसके टूल्स आते हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक टूल बहुत फेमस है जिसको हम बोलते हैं AWS SQS, ठीक है। डेटाबेस भी या तो NoSQL होगा या तो SQL होगा। अब NoSQL में DynamoDB और MongoDB, ऐसे कुछ और भी हैं बहुत सारे, ठीक है, कुछ होते हैं। SQL में इनफेमस बहुत अच्छा है हमारे पास, MySQL है, MS SQL है, Postgres है, ये सारे। मॉनिटरिंग ऐप आपका हो सकता है ELK और Prometheus, ठीक है। और ETL में हम लोग के बहुत से आते हैं, उनमें से एक है Azure का डेटा फैक्ट्री। इसके लिए याद हो जतिन, तो एक बार मैंने बोला था Azure डेटा फैक्ट्री। ETL प्रोसेस बहुत ही फेमस है, मशीन लर्निंग के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ETL यूज होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ETL। रॉ डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसको लोड करते हैं डेटा वेयरहाउस में, ठीक है, और फिर वो उसको एप्लीकेशन डेटा एनालाइज करके एनालिटिक्स में डालता है मशीन लर्निंग के लिए। तो अब देखो, ये होता है, वो तो मैंने सिंपल एप्लीकेशन के होता है, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। अब इनके इंफ्रा एज अ कोड लिखने के लिए ही डेवऑप्स को हायर किया जाता है, ठीक है। इंफ्रा एज अ कोड इसका बहुत क्रिटिकल हो जाता है, और इनको मेंटेन करने के लिए तुम्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कभी भी तुम मैनुअली उंगली ना करो। जब भी तुम इंफ्रा एज अ कोड इंप्लीमेंट करो तो बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि कभी भी मैनुअल इंटरवेंशन इन एनवायरनमेंट क्रिएशन नहीं होता है।
0। ठीक है, सो अब ये कॉम्प्लेक्सिटी होगी आगे चल के जब हम इंफ्रा एज अ कोड करते हैं, समझा? आज के लिए इतना ही। बढ़िया।